Hello guys, welcome to this session of Vedantu. So यार, I'm really sorry for the last session. There was some पता नहीं कैसा technical issue, but I had to stop the session in between and make the video private. So guys, we'll continue from the same topic which we had discussed in the last session, right? So दो session पहले जो हमने topics discuss किए थे ना, हम उसी से आज शुरू करने वाले हैं. और this video is a premiere video, guys, right? So I won't be able to interact live with you क्योंकि live video में ना थोड़ी सी technical issues आ रही हैं. ठीक है, तो मैंने सोचा कि लेट अस मेक इट प्रीमियर और वट एवर द डाउट्स यू आर हैविंग इन योर माइंड यू कैन लीव इन द कमेंट बॉक्स एंड रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू गाइस. ठीक है, तो अब चैट बॉक्स में जरूर अपने डाउट्स बता देना, मैं सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा. और उसके अलावा चलो टॉपिक के ऊपर वापस आ जाते हैं. सो गाइस, दिस इज the third session of the nationalism in India, right? And basically, in the first session and in the second session, we had discussed about the concept of nationalism, right? The role of Gandhi ji in developing that sentiment among the people of India. इसके अलावा we had discussed about the Jallianwala Bagh incident, the Rowlatt Act, the Khilafat movement, the non-cooperation movement, right? तो ये सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए थे. In this session, we'll discuss about towards the civil disobedience movement, right? So when the non-cooperation movement became partially successful, when lakhs of people throughout the country participated in that movement, so गांधी जी ने सोचा कि अब हम एक दूसरा और एक बढ़िया सा मूवमेंट लॉन्च करते हैं, वो एकदम और भी बड़े स्केल पे करेंगे, right? It will be more diversified and a lot of people will participate in this movement, and basically in this movement we will disobey the Britishers, right? तो ध्यान से समझना, मैंने आपको क्या बात बताई थी. पहला जो मैंने आपको बताया था नॉन कॉपरेशन ना, उसमें क्या बोले थे गांधी जी कि भाई हम कॉपरेट नहीं करेंगे. ठीक है, आई गिव यू एन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो गांधी जी ने बोला हम डिसओबे करेंगे. ठीक है, और फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पूना पैक्ट एंड ऑल, राइट? सो सिंस दिस इज अ एनटीएससी सेशन, आप सबको पता है. सो मैंने आपको फर्स्टली बता दिया था कि आई विल बी क्लियरिंग ऑल योर कॉन्सेप्ट्स वॉट एवर द टॉपिक्स दे आर देयर इन द बुक. सो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट गाइज इवेंचुअली यू विल हैव टू रीड ऑल दीज टॉपिक्स फ्रॉम योर बुक. ठीक है, तो मैं कितना भी पढ़ा लूं, आप मेरे कितने भी सेशंस अटेंड कर लो, अगर आप एनसीईआरटी खुद से लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ोगे ना, देन इट विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू टू पास इन दिस एनटीएससी एग्जाम. ठीक है, तो इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ दोस्त कि मैं तो कर रहा हूँ आपको सपोर्ट सारे कॉन्सेप्ट्स बता के. पढ़ लो बस, आपको एनसीईआरटी बुक से आपको और कुछ भी नहीं करना. ठीक है, लाइन बाय लाइन बस एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, जितनी बार हो सके एक पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ लो एंड दैट इज सफिशिएंट. ठीक है, so guys, let us start the civil disobedience movement. But before starting the civil disobedience movement, we'll discuss some of the incidents that happened during the non-cooperation movement, between the non-cooperation movement and the launch of civil disobedience movement. ठीक है, तो बीच के इंसिडेंट को भी हम डिस्कस कर लेते हैं. So guys, we know Gandhi ji was a very popular person in India, right? And after the non-cooperation movement, he was one of the most popular persons or individuals in the country. ठीक है, तो उनसे ज्यादा फेमस कोई था ही नहीं. बट यहाँ एक बात है दोस्तों, क्या बात है कि गांधी जी ने जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म किया था ना, सो मेनी पीपल विद इन द कांग्रेस ऑल्सो, मेनी पीपल इन इंडिया, उनको लग रहा था कि भाई गांधी जी तो गजब ही इंसान है. मतलब ही लॉन्चेस द मूवमेंट, राइट, ऑन हिज ओन विल. देन ही कंक्लूड्स द मूवमेंट. जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है तो मूवमेंट बंद कर देते हैं. सेम रॉलेट सत्याग्रह के टाइम भी गांधी जी ने किया था. ठीक है, और यहाँ जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लोगों ने, गांधी जी ने बंद कर दिया आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट, सो पीपल बिकेम वेरी एंग्री विद. ठीक है, उनको लगा कि भाई क्या है, मतलब थोड़ा सा वायलेंस हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है. ठीक है, बट गांधी जी का प्रिंसिपल था कि वी शुड बी यूजिंग नॉन वायलेंस ओनली, मतलब वायलेंस तो होना ही नहीं चाहिए. एंड किलिंग अप ऑफ 22 पुलिसमैन इन चौरी चौरा, दैट वाज नॉट अ जस्टिफाइड थिंग. ठीक है, तो गांधी जी ने से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कर दिया था बंद. अब कौन कौन से लोग गांधी जी के अगेंस्ट हो गए? सो लॉट ऑफ पीपल वेंट अगेंस्ट गांधी जी, राइट? इवन भगत सिंह, जिनको हम जानते हैं, ठीक है, भगत सिंह भी, उन्होंने खूब पार्टिसिपेट किया था नॉन कॉपरेशन में, बट थोड़े बहुत वो गांधी जी से डिफरेंसेस उनके शुरू हो गए थे जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद किया गया. और इसके अलावा अभी तो हमने एक बात की थी, इसके अलावा मोतीलाल नेहरू, राइट, द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, आपको सबको पता ही है. सो मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास, who was CR Das, right? So both these people, they thought of making a new party, right? By alienating from Congress. उन्होंने बोला कि भाई कांग्रेस से अलग होके हम एक और पार्टी बनाते हैं. ठीक है, और 1923 में उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी. ठीक है, so गांधी जी was constantly saying him कि please don't leave the Congress. You can give your ideologies, you can give your thoughts, right? You can give a different thoughts by staying within the Congress also.
ठीक है। तो आप कांग्रेस के अंदर रह के ही अलग थॉट भी हमें दे सकते हो, बट यार ये मत करो आप, दूसरी पार्टी ना बनाओ, क्योंकि कांग्रेस टूटने लगेगी इससे, ठीक है। बट मोतीलाल नेहरू और सीआर दास जो थे वो मतलब ऐसे एकदम ट्रिप पे थे कि नहीं, वी वांट आवर ओन पार्टी, दिस पार्टी विल पार्टिसिपेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस आल्सो एंड इट विल मोबिलाइज पीपल आल्सो। सो 1923 में स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। स्वराज पार्टी जो थी वो उसका बेसिक सेंटर कोलकाता में था, ठीक है, बट प्रेजेंस ऑल ओवर द इंडिया था। बट प्रॉब्लम क्या हुई ना कि इट वाज नॉट क्या बोल सकते हैं, लॉन्च ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, ठीक है। तो जैसे आम आदमी पार्टी का एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। सो आम आदमी पार्टी पहले ही इलेक्शन में गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया था दिल्ली के अंदर, ठीक है। अभी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं करंट का, बट यार लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन तो नहीं कर पाई ना, ठीक है। दिल्ली तक कन्फाइंड रह गए वो, बाकी कहीं भी इलेक्शन लड़ते हैं, सो दे डोंट इवन विन अ सिंगल सीट। समझ रहे हो बात को? सो सेम यही चीज इनके साथ भी थी स्वराज पार्टी में, स्केलेबल मॉडल, दे वर नॉट एबल टू मेक इट, right? And in 1925, so since 1923 only, initially people showed enthusiasm in this party, तो थोड़ी ऐसे बड़ी हुई, बट धीरे 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 फिर डेक्लिनेशन शुरू हो गया। और 1925 में जो हमारे सीआर दास जी थे ना, ठीक है, ही डाइड बिकॉज वो बहुत बूढ़े हो गए थे, तो उनकी डेथ हो गई। जैसे ही डेथ हुई, बेचारे मोतीलाल नेहरू पड़ गए अकेले। कांग्रेस के पास पूरे इंडिया का सपोर्ट था, गांधी जी के पास भी सपोर्ट बहुत ज्यादा था। So finally, in the year 1925, at the end of 1925, this Swaraj Party's existence became, तो भाई ये जो स्वराज पार्टी थी वो पूरी की पूरी खत्म हो गई इन द ईयर 1925 आफ्टर द डेथ ऑफ सीआर दास, ठीक है। तो ये हम टॉपिक क्यों पढ़ते हैं, व्हाई वी स्टडी अबाउट दिस स्वराज पार्टी? सो वी स्टडी अबाउट दिस स्वराज पार्टी बिकॉज दिस स्वराज पार्टी शोज द आइडियोलॉजी और द डिफरेंस इन आइडियोलॉजीज बिटवीन द पीपल्स विद इन द कांग्रेस। समझ रहे हो, मतलब कांग्रेस के अंदर ही रह के डिफरेंसेस को शो कर रहा था ये पार्टी का, जो हमने भी डिटेल देखा, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे पढ़ते हैं। समझ गए? अब एक दूसरे टॉपिक के ऊपर आते हैं। सो अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा। अब हुआ क्या, फ्रॉम 1925 टू 1926 गांधी जी वॉज इन जेल, ठीक है। थोड़े ज्यादा दिन तक थे, तो गांधी जी जेल में थे उस टाइम पे, ठीक है। उनको देखो, ब्रिटिशर्स का क्या है, वो कभी भी किसी को अरेस्ट कर लेते थे, फिर छोड़ देते थे, जब बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने लगता था छोड़ देते थे, ठीक। सो अब एक बहुत ही जब जब द ब्रिटिशर्स सॉ that a lot of people are getting mobilized in India, right? Now people are going against us. अभी तक गांधी जी के आने तक कुछ लोग थे जो ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं करते थे, बट अब कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप हो रही थी। पीपल स्टार्टेड टू थिंक कि वी विल हैव टू मेक देम गो अवे फ्रॉम वो इंडिया, ब्रिटिशर्स को। सो उन्होंने सोचा कि नहीं, अब हमें थोड़ा ना एक निंजा टेक्निक फिर से यूज करना पड़ेगा। तो मैंने आपको निंजा टेक्निक बताया था, निंजा टेक्निक मतलब क्या होता है, बेवकूफ बना देना प्यार से। तो प्यार से बेवकूफ बनाने की बात शुरू हो गई। क्या क्या करके प्यार से बेवकूफ बनाया गया? सो भाई देखो, 1927 में ना टोरी गवर्नमेंट रूल कर रही थी ब्रिटेन के अंदर, राइट। जॉन साइमन वहां के प्राइम मिनिस्टर थे। सो सर जॉन साइमन ही थॉट ऑफ ब्रिंगिंग अ आइडिया, और एक साइमन कमीशन को उन्होंने इंडिया के अंदर भेज दिया इन 1927, ठीक है। इंडिया के अंदर उन्होंने साइमन कमीशन को भेज दिया इन द ईयर 1927। नाउ दोस्तों, साइमन कमीशन क्या था, ठीक है, क्यों ये इतना पॉपुलर था? सो साइमन कमीशन सेड दैट वी विल डू सम चेंजेस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल, ठीक है। तो मतलब लोगों को जैसे जरूरत है ना, उस हिसाब से हम सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में थोड़े से बदलाव करना चाहते हैं, ठीक है, हम थोड़े से चेंजेस लाना चाहते हैं। बट द प्रॉब्लम वॉज कि ऑल द मेंबर्स, ठीक है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, साइमन, सब लोग जो इसके अंदर थे ना, everyone, right? Every member of the Simon Commission was a Britisher. जितने भी मेंबर्स थे, टोटल 7 मेंबर्स आए थे इसके तहत, ठीक है। सो एवरी मेंबर्स वर ब्रिटिशर्स। अब दोस्तों एक बात बताओ, ठीक है, जिस पे आपने शुरू से भरोसा किया उसने आपको धोखा दे दिया, कब तक आप उनके ऊपर भरोसा करोगे? मान लो कुछ अच्छा भी करने वाले हो, फिर भी आप उनके ऊपर भरोसा नहीं करोगे, और ब्रिटिशर्स तो वैसे भी अच्छा नहीं करते थे, ठीक है। सो एवरी मेंबर वाज ब्रिटिशर, सो द इंडियंस डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। इंडियंस को लगा कि भाई ये एक और निंजा टेक्निक है हमें बेवकूफ बनाने की, ठीक है। तो इंडियंस ने क्या सोचा कि भाई व्हाट शुड वी डू, वी शुड ट्राई टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस साइमन कमीशन सो दैट इट शुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, ठीक। देखो, अब मैं एग्जांपल भी दिया था आपको इन द लास्ट सेशन ओनली, मेनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर। सो दोस्तों, मान लो स्कूल है, ठीक है, आप एक क्लास के अंदर पढ़ते हो। सो यू वांट दैट द मॉनिटर ऑफ द क्लास और द क्लास रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर क्लास शुड बी फ्रॉम योर क्लास ओनली ना भाई, है ना। अब मान लो कोई दूसरे क्लास से 9th क्लास के बच्चे को लाके 10th का मॉनिटर बना दिया, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? ठीक है, नेवर नेवर नेवर। आप बोलोगे भाई क्या ही नौटंकी चल रही है, समझ रहे हो। तो एवरी सिंगल मेंबर वर
Britishers, and people did not like it. So finally, people started protesting against this Simon Commission. ठीक है, इन्होंने इसको प्रोटेस्ट करना शुरू किया. कैसे प्रोटेस्ट किया? सो दे पीपल शोड ब्लैक फ्लैग टू दिस साइमन अगेंस्ट दिस साइमन कमीशन. ठीक है, काले झंडे ला के दिखाने लग गए, मतलब वी आर नॉट एक्सेप्टिंग योर टर्म्स. ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग, पीपल स्टार्टेड टू यूज स्लोगन साइमन गो बैक. ठीक है, साइमन वापस जाओ, ऐसे बहुत सारे स्लोगन्स इंडिया के अंदर लगने लगे. बट यार ब्रिटिशर्स के साथ प्रॉब्लम क्या थी ना, कि वॉट एवर दे यूज टू थिंक दे यूज टू डू. जैसे सलमान खान, ठीक है, जब मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं किसी की नहीं सुनता. ठीक है, तो सेम यही वाला लॉजिक है. ठीक है, तो अब भाई उन्होंने कमिटमेंट कर दी कि हम साइमन कमीशन इंप्लीमेंट करने वाले हैं, तो वो किसी की नहीं सुनते. द सेम हैपेंड इन द केस ऑफ 1905 बंगाल डिवीजन ऑल्सो. उन्हें कमिटमेंट कर दी कि हम बंगाल को डिवाइड करेंगे, तो हम करेंगे. उन्हें बोला हम रॉलेट एक्ट इंप्लीमेंट करेंगे 1919 में, सो दे इंप्लीमेंटेड इट. एंड द साइमन गो बैक, राइट, even after a lot of protest throughout the India, finally in the year 1928 साइमन कमीशन was implemented. ठीक है, साइमन कमीशन को दोस्तों उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया. अब यार ये तो गलत बात थी, समझ रहे हो, इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए था, बट हो गया इंप्लीमेंट. अब क्या करें यार, साइमन कमीशन इंप्लीमेंट हो गया. तो अब इस साइमन कमीशन से ना बाहर निकलना था, मतलब इंडियंस को कुछ ऐसा करना था कि ये साइमन कमीशन को खत्म कर दिया जाए. बट दे वर नॉट फाइंडिंग एनी वेज, राइट. सो जब बहुत बड़े स्केल पे हंगामा होने लग गया, ठीक है, बहुत बड़े स्केल पे जब प्रोटेस्ट वगैरह होने लग गए, ठीक, इंडिया में हर जगह प्रोटेस्ट होने लगे, लॉट ऑफ पीपल वेर बीइंग अरेस्टेड. गांधी जी वाज आल्सो अरेस्टेड बिकॉज ही वाज आल्सो प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द साइमन कमीशन. सबको ब्रिटिशर्स अरेस्ट कर लेते थे. ठीक है, तो फिर जब बहुत गड़बड़ सिनेरियो होने लगा ना, तो गांधी जी ने सोचा कि अब और कुछ करते हैं, और ब्रिटिशर्स ने भी सोचा कि भाई अब इनको थोड़ा ना और भी बेवकूफ बनाया जाए. ठीक, सो इन द ईयर 1930 द ब्रिटिशर्स केम अप विद आइडिया. ये चलो उसके पहले एक और इंसिडेंट डिस्कस कर लेते. सो व्हेन द साइमन कमीशन वाज इंप्लीमेंटेड, द होल इंडिया गॉट फ्यूरियस. इंडिया के हर एक बंदे को गुस्सा आ गया था. ठीक है, कि भाई अपनी मर्जी से सारे काम अगर आप करोगे तो हम बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं करते. ठीक, आप जो भी चीज करोगे हम इसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं. सो अब जब लोगों को गुस्सा आया तो ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया कि भाई कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा. बट यहाँ पे एक इंसान थे जवाहरलाल नेहरू, राइट. ही बिकेम वेरी पैट्रियोटिक, पता नहीं कैसे, और मतलब थे यार ऐसे, मतलब बहुत जल्दी बोल रहा हूँ मैं. ठीक है, तो बहुत ज्यादा पैट्रियोटिज्म आ गया उनके अंदर. और 1929 में इन द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस का एक लाहौर सेशन चल रहा था. वहां उन्होंने क्या बोला कि वी डोंट वांट साइमन कमीशन, वी डोंट वांट एनीथिंग नाउ. अब हमें क्या चाहिए? वी जस्ट वांट पूर्ण स्वराज. ठीक है, हमें सिर्फ पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें कुछ और चाहिए ही नहीं. ठीक, एंड ही ऑल्सो डिक्लेयर्ड दैट द 26th of January 1930 विल बी आवर इंडिपेंडेंस डे. ब्रिटिशर्स को मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, हम 26 जनवरी को अपना झंडा फहराने वाले हैं दिल्ली के ऊपर. ठीक है, सो वी विल unfurl our flag on 26th of January 1930 in Delhi and we will declare India as an independent country. और पूर्ण स्वराज हमें चाहिए. अभी हमें साइमन कमीशन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कुछ भी नहीं चाहिए. सॉरी, डोमिनियन स्टेटस. ठीक है, तो हमें इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए. बट ब्रिटिशर्स केम. अब देखो, दिस पूर्ण स्वराज ऑल्सो वॉज नॉट वेरी मच सक्सेसफुल. ठीक है, मतलब लोगों को ये बहुत आइडिया ऐसे पसंद नहीं आया. ठीक है, तो 1926 और 1930 को उन्होंने अपना झंडा फहराया भी था. एंड दैट इज वाई हमने 26 जनवरी को अडॉप्ट कर दिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो. ठीक है, तो रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं ना, वो हम इसी वजह से सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने अपना पहली बार झंडा फहराया था. बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि लोगों को इनका सपोर्ट मिला नहीं. ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का. एंड फाइनली दिस साइमन कमीशन वाज आल्सो, सॉरी, दिस पूर्ण स्वराज वाला जो कॉन्सेप्ट था, इसको भी थोड़ा बदल दिया गया. मतलब कोई सपोर्ट आया नहीं तो धीरे धीरे खत्म हो गया. अब आ जाओ दोस्तों 1929 की एक और कहानी. ठीक है, ब्रिटिशर्स केम अप विद द आइडिया ऑफ डोमिनियन स्टेटस टू द इंडियन पीपल. अब भाई ब्रिटिशर्स को यार देखो, बनाना तो बेवकूफी है ना अल्टीमेटली, तो एक और आइडिया भाई साहब वो लेके आए, डोमिनियन स्टेटस का आइडिया. अब ये क्या होता है? बहुत मजेदार चीज है. ठीक है, मतलब मैं आपकी घर का एग्जांपल दूंगा, फिर से आप बोलोगे यार ये तो मेरे साथ मैं बहुत ही बेवकूफ बना. ठीक है, सो डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या है? देखो, इंडियंस क्या डिमांड कर रहे थे? पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस. ठीक है,
तो ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई हम एक और बेवकूफ बना सकते हैं तरीका लाके, तो उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, हम डोमिनियन स्टेटस देते हैं। ठीक है, मतलब आप एक तरीके से फ्री भी हो और एक तरीके से आप फ्री नहीं भी हो। मतलब आपको एक तरीके से इंडिपेंडेंस मिल गई और आपको इंडिपेंडेंस नहीं भी मिली। क्या था देखो, एवरी प्रोविंस ऑफ इंडिया हैड अ गवर्नर, आपको पता ही है 11 प्रोविंसेस थे उस टाइम पे इंडिया के अंदर, एंड इन एवरी प्रोविंस देयर वर गवर्नर्स। समझ रहे हो, सारे गवर्नर्स के ऊपर होता था गवर्नर जनरल। ठीक, इसके अलावा देयर वर इलेक्टेड मिनिस्टर्स इन एवरी प्रोविंस, ये भी आपको पता है। ठीक है, इलेक्टेड मिनिस्टर्स होते थे ना भाई इंडिया में हर प्रोविंस के अंदर, तो मिनिस्टर्स भी बहुत सारे थे इंडिया के अंदर। बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, देखो अभी इंडिया के अंदर क्या होता है, मतलब राइट नाउ इफ विल टॉक अबाउट द करंट सिचुएशन, सो व्हाट एवर द डिसीजन इज टेकन बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली वही इंप्लीमेंट होता है ना। पार्लियामेंट से जो बिल पास होता है उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। पार्लियामेंट इज अ प्लेस ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, है ना। सो द अल्टीमेट पावर ऑफ मेकिंग लॉज रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स। अभी यही होता है ना इंडिया के अंदर यार, कोई भी जो फाइनल डिसीजन लेना होता है वो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेते हैं, पार्लियामेंट लेती है। ठीक, तो रियल पावर जो है वो मिनिस्टर्स के हाथों में होती है। यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ इलेक्टेड मिनिस्टर्स तो इंडियन थे बट गवर्नर जो थे वो ब्रिटिशर थे। तो डोमिनियन स्टेटस में उन्होंने क्या बोला कि इंडियंस कैन इंप्लीमेंट एनीथिंग दे वांट टू। ठीक है, मतलब इंडियंस जैसे रूल होना चाहे ना वो वैसे रूल हो सकते हैं। आपको लगेगा यार ये तो बहुत अच्छी चीज है ना, आप तो यही सोच रहे होगे ना कि यार इट्स अ गुड थिंग, मतलब द वे वी वांट टू गेट रूल वी कैन डू दैट, मतलब व्हाट एवर द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस वी वांट टू डू वी कैन डू दैट। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस कैन बी डन बाय द इंडियंस ऑल्सो। ठीक है, इंडियंस भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस कर सकते हैं, और इंडियंस का मतलब क्या हुआ उनका, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ प्रोविंसेस, वो कर सकते हैं चेंज। बट बट एक बट तो हमेशा रहता था, एंड इट्स अ बिग बट, छोटा भी नहीं। ठीक है, बहुत बड़ा सा ब्यूटी है ये। क्या है देखो, कैपिटल लेटर में समझना इस बट को। ठीक है, कि यू कैन, मतलब उन्होंने इंडियंस को ऐसा बोला कि यू कैन इम्प्लीमेंट एनीथिंग दैट यू वांट टू, बट you will have to take permission from the governor general before, sorry, governor of the state before doing that, not governor general। अब ये बहुत ध्यान से समझो दोस्तों, बहुत ध्यान से समझो। GOVERN। अब एक बहुत एग्जांपल सिंपल देके समझाता हूँ। सपोज यू वांट टू योर फादर, ठीक है, और सपोज योर फादर कॉल्ड यू, उन्होंने आपसे बोला कि भाई मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया है, तो बेटा हम ऐसा सोच रहे हैं कि वॉट एवर वेयर एवर यू वांट टू गो, ठीक है, सपोज यू वांट टू गो टू अ पार्टी एट 9 PM, ठीक है, सो यू आर अलाउड टू डू दैट। मतलब पापा ने आपको बोला कि बेटा तुम्हें जहां जाना है ना तुम जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें अब हमारी तरफ से तुम्हें खुली छूट है। अब आप तो बहुत खुश हो गए कि भाई साहब इतना अच्छा, पापा ने इतना अच्छा, इतनी अच्छी चीज बोली, भाई मजा ही आ जाएगा अब तो। ठीक है, अब तो दोस्तों के पार्टी में, बर्थडे पार्टी में जाएंगे मस्त एकदम ऐश करके। ठीक है, तो आप तो बहुत खुश हो गए। बट वहां पे भी पापा ने एक BUT कैपिटल लेटर्स में लगा दिया और क्या बोला कि बिफोर गोइंग आस्क मी। ठीक है, तो मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि जब जाने वाले हो गए ना तो एक बार मुझसे पूछ के चले जाओ। क्या मतलब है इसका, खुद सोचो। मतलब चले जाओ बट जाने के पहले पूछ लो, तो बेवकूफी ही हुई ना भाई। मतलब अल्टीमेटली एट हो सकता है एट द एंड मोमेंट वो आपको बोल दे कि दिमाग खराब है क्या, 9 बजे तक कहीं नहीं जाना, बोल सकते हैं ना ऐसा, क्योंकि उन्होंने आपको फ्रीडम दी भी है और आपकी फ्रीडम नहीं भी दी है। समझ रहे हो, फ्रीडम जो है इस केस में दे भी दिया पहले वाले केस में, और फिर आपसे वही फ्रीडम जो है वो छीन भी ली, क्योंकि अल्टीमेटली जाने के टाइम वो आपको मना कर सकते हैं। सो द सेम थिंग वाज डन बाय द ब्रिटिशर आल्सो। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आप करना चाहते हो आप कर लो, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ भी इंप्लीमेंट करने से पहले गवर्नर जनरल की परमिशन जो है वो दोस्तों ले लेना। अब आप मेरे को एक बात बताओ, कैसा लगा आपको ये सुन के, आप उस जगह पे होते तो आप क्या करते। ठीक है, आपको परमिशन मिली भी है और आपकी परमिशन ले भी ली गई है। अब भाई गवर्नर जनरल, मान लो मिनिस्ट्री ने कोई बिल पास कर दिया कि ठीक है हम इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं, बट इट माइट बी पॉसिबल कि एट द एंड मोमेंट ये भाई साहब आपको बोल दें, गवर्नर जो भी गवर्नर है, कि हम ये इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे, तो आप उस केस में
क्या कर लोगे दोस्तों ये? मतलब इंडियंस उस केस में क्या कर लेते डोमिनियन स्टेटस मिलने के बाद? सो गांधी जी को तो ये पहले ही पता थी बात कि भाई ये तो बेवकूफ बनाने का टेक्निक है। सो डोमिनियन स्टेटस को गांधी जी ने क्या बोला? अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक। समझ रहे हो? फेलिंग बैंक से ही हैज डिनोटेड इट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, ये जो ब्रिटिश सरकार है उसको इन्होंने फेलिंग बैंक बोला। समझ रहे हो? और पोस्ट डेटेड चेक का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा चेक जिसकी डेट बहुत पुरानी है। मतलब द सेम थिंग वाज इम्प्लीमेंटेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 आल्सो। द सेम थिंग वाज इम्प्लीमेंटेड इन द साइमन कमीशन आल्सो। ठीक है, तो कर तो आप अल्टीमेटली वही रहे हो ना। द फाइनल डिसीजन मेकिंग रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर। द फाइनल डिसीजन मेकिंग रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ गवर्नर। तो अल्टीमेटली जो डिसीजन मेकिंग है वो तो गवर्नर के पास है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो भाई आपने अच्छा क्या किया इसमें? आपने बोला कि भाई हम ये चीज करने वाले हैं और हम बहुत अच्छी चीज करने वाले हैं। तो आप तो बहुत खुश हो गए कि चल भाई ये सब सारी चीजें होने वाली हैं। ठीक है, बट लास्ट में आपने क्या बोला कि भाई जब तक परमिशन नहीं मिलेगी आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो साइमन कमीशन में भी डिसीजन ब्रिटिशर ही ले रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी डिसीजन ब्रिटिशर ही ले रहे हैं। डोमिनियन स्टेटस में डिसीजन ब्रिटिशर ही ले रहे हैं। सो इट वॉज अ पोस्ट डेटेड चेक। मतलब ऐसा चेक जिसकी डेट बहुत पुरानी और है ही पुरानी। ठीक है, एंड ऑन अ फेलिंग बैंक, क्योंकि आपका जो बैंक है अब वो खत्म होने वाला है। मतलब आपकी जो ब्रिटिश सरकार है वो अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। तो मरता क्या नहीं करता वाला एग्जाम्पल पढ़ा होगा आपने। ठीक है, कि जो मरने वाला होता है ना, टू सेव हिज लाइफ ही डू वट एवर ही वांट्स टू। राइट, तो सेम चीज यहाँ पे भी है कि अगर ये बैंक खत्म हो रहा है तो अब ये बचने के लिए कुछ भी कर रहा है। अब तब तक क्या हुआ कि लेबर पार्टी की गवर्नमेंट बन गई ब्रिटेन में और लॉर्ड इरविन नाम के एक प्रेसिडेंट बन गए वहां पे। प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, लॉर्ड इरविन नाम के प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड में बन गए। लॉर्ड इरविन ने क्या बोला गांधी जी को कि गांधी जी, छोटे लोगों की बातें बहुत होती है। ठीक है, सो नाउ आई वांट यू टू कम टू लंदन। ठीक है, आप ऐसा करो ना, आप आ जाओ लंदन। और 1930 में उनको बोला था कि आप लंदन आ जाओ। हम क्या करेंगे? वी विल डिस्कस समथिंग, राइट, एंड इट विल बी नोन एज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो गांधी जी ने क्या बोला कि हम इसे, सॉरी, इरविन ने, कि आओ हमारे साथ बैठ के मीटिंग करो लंदन में। आप भी आओ, कांग्रेस आए, मुस्लिम लीग आए, सब लोग, और थोड़े थोड़े जो प्रोविंशियल किंग्स होते हैं सारे लोग आओ, हम बैठ के मीटिंग करते हैं, एंड वी विल डिसाइड द फेट और द फ्यूचर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अपन आराम से बैठ के डिसीजन लेंगे। बट गांधी जी को पता था कि दिस इज ऑल्सो अ निंजा टेक्निक। समझ रहे हो? तो ये भी तो बेवकूफ बनाने की ही बात हो सकती है ना, कैसे हम बिलीव कर लें उनके ऊपर? सो गांधी जी कंप्लीटली रेफ्यूज्ड इट कि भाई साहब, न्यूजीलैंड, यस, कि हम तो अब आपसे मिलने नहीं आने वाले। और गांधी जी ने इसको कर दिया रिफ्यूज। तो एक क्वेश्चन हमेशा एनटीएससी में आता है कि विच वाज द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन विच द कांग्रेस एंड महात्मा गांधी डिड नॉट पार्टिसिपेट। सो इट्स द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दोस्तों। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी और कांग्रेस दोनों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। कुछ लीडर्स मुस्लिम लीग के गए थे और कुछ प्रोविंशियल किंग्स गए थे, बट दैट वाज ऑफ अनयूज, तो उसका कुछ हुआ नहीं। फाइनली वो खत्म हो गया। मतलब ऐसे कुछ डिसीजन फाइनली कॉन्क्रीट वहां पे नहीं लिए गए, क्योंकि कांग्रेस थी नहीं सबसे बड़ी पार्टी इंडिया की। अब गांधी जी ने क्या किया ना, ही रोड, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है शायद, हाँ, सो गांधी जी wrote a letter to वाइसरॉय लॉर्ड इरविन। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने, जो वाइसरॉय था लॉर्ड इरविन, ठीक है, सॉरी, अच्छा मैंने क्या प्राइम मिनिस्टर बता दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, सही तो है, वाइसरॉय, गवर्नर जनरल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो लॉर्ड इरविन को उन्होंने एक लेटर लिखा। ठीक, और बोला क्या कि भाई ऐसा है कि वी आर स्टेटिंग 11 डिमांड्स, हमारी इन 11 डिमांड्स को अब आप मान लो। ठीक है, वरना वी विल लॉन्च अ नेशन वाइड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। 11 डिमांड्स को हमारी मान लो, वरना हम एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट आपके खिलाफ लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, अब इन्होंने सोचा लॉर्ड इरविन ने कि भाई मतलब ये तो गांधी जी कुछ सीरियस करने वाले हैं।
और इस 11 डिमांड्स में थे क्या क्या दोस्तों? सो इसमें ना हर एक ग्रुप, हर एक कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीजें थी। जैसे मुस्लिम्स के लिए था, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए था, स्मॉल पुअर पीजेंट्स के लिए था, ठीक है, वर्कर्स के लिए था, शेड्यूल कास्ट के लिए था, मतलब दलित जो होते थे, तो सबके लिए कुछ ना कुछ डिमांड्स इसमें गांधी जी ने इम्प्लीमेंट किए थे, मतलब इंक्लूड किए थे, और वाइस रॉय को बोला, भेज दिया। बट ही रोट इन द एंड कि इफ यू विल नॉट एक्सेप्ट, नोट बना के लिखा होगा उन्होंने बड़ा सा, ठीक है, कि अगर हमारी इन डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तो हम एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट और नेशन वाइड मूवमेंट लॉन्च करने वाले हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड दिस विल बी लॉन्च ऑन अ वेरी ह्यूज स्केल। ठीक है, आप हमारी बात मान लो। ठीक है, इसमें एक और चीज थी, अबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। ठीक है, सो ब्रिटिशर्स जो है ना वो सॉल्ट के ऊपर टैक्स लेते थे। भाई तुम सोचो, मतलब नमक के ऊपर टैक्स, अभी भी लेती है गवर्नमेंट, बट पहले नमक के ऊपर टैक्स, कितना ही प्राइस होता होगा नमक का, 20 पैसे, 30 पैसे, 25 पैसे उस टाइम पे, उस पे भी टैक्सेस लग रहे। एंड इट वॉज अ कॉमन यूज आइटम ना, राइट? एवरी वन वॉन्ट सॉल्ट। आप खुद सोचो, कोई ऐसा बंदा होगा क्या जो नमक नहीं खाता होगा? शेड्यूल कास्ट हो, अपर कास्ट हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, ठीक है, रिच हो, पुअर हो, वर्कर हो, पीजेंट हो, एवरी वन हैज अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ कंज्यूमिंग सॉल्ट। सब लोग नमक खाते हैं, इसीलिए उन्होंने उसके ऊपर टैक्स लगाया था। थोड़ा बहुत टैक्स नहीं, 150% टैक्स था प्राइस का, मतलब 1 रुपए का सामान 2.5 रुपए का मिलेगा, इतना टैक्स लगाते थे उसके ऊपर। ठीक है, सो ये सारे डिमांड्स उन्होंने लिख के भेजे। नाउ व्हाट डू यू थिंक, लॉर्ड इरविन ने इसको एक्सेप्ट किया होगा? ऑब्वियसली नो। लॉर्ड इरविन ने बोला कि भाई साहब, हम आपके इस डिमांड को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एंड ही रिजेक्टेड ऑल दोज डिमांड्स। ये रिजेक्शन 11 मार्च तक का मतलब डेट था। ठीक है, 11 मार्च तक उन्हें अप्रूव करना था या फिर रिजेक्ट करना था। गांधी जी ने बोला, इफ यू विल नॉट एक्सेप्ट माई डिमांड्स टिल 11th ऑफ मार्च, वी विल लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह और नेशन वाइड मूवमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, एंड दिस विल बी implemented on a more huge scale as compared to the non cooperation movement। ठीक है, और इसका हम नाम रखेंगे द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि भाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो दोस्तों बहुत इजीली आप इसको समझने की कोशिश करना। सपोज यार यू वांट टू डू समथिंग, मान लो आपको घर में डू समथिंग, मतलब मान लो आपको घर में क्रिसमस ट्री लगाना है। ठीक है, सपोज यू वांट टू इंक्लूड अ क्रिसमस ट्री एट योर प्लेस, सो यू वेंट टू योर मम्मी कि मम्मी मुझे क्रिसमस ट्री लगाना है, क्या करूंगी? तो आपकी मम्मी 3 ऑप्शन देंगी। पहला कि ओके लेट्स डू दैट, ठीक है, हम मैं भी साथ में रहूंगी और हम साथ मिलके क्रिसमस ट्री लगाएंगे, मस्त डेकोरेट वेकोरेट करेंगे, बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह लाएंगे और पूरा सजा देंगे। ठीक है, सो यू बिकेम वेरी हैप्पी कि अरे यार मेरी तो डिमांड पूरी हो गई। बट दूसरा चीज क्या बोलेंगी मम्मी? मम्मी विल नॉट कॉपरेट यू। इसका मतलब है कि मम्मी विल से टू यू कि बेटा वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट डू। मतलब आपको जो भी करना है, आपको क्रिसमस ट्री लगाना है, क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करना है, खरीदना है, जो करना है करो। डोंट एक्सेप्ट, डोंट वो सॉरी क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेक्ट, राइट? सो डोंट एक्सपेक्ट कॉपरेशन फ्रॉम मी। तो मुझसे कोई कॉपरेशन की उम्मीद ना रखना। मैं मना नहीं कर रही हूं कि ट्री मत लगाओ, ठीक है, बट कॉपरेशन जो है वो मैं नहीं करूंगी क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे काम है। ठीक है, और मैं नहीं चाहती क्रिसमस ट्री लगना, बट फिर भी तुम्हारा मन है तो तुम लगा लो, बट डोंट एक्सपेक्ट कॉपरेशन फ्रॉम मी इन दिस टाइम। सो दैट इज नॉन कॉपरेशन। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भी इंडियंस ने यही किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। मतलब आपको सामान बेचना है आप बेचो, ठीक है, आपको फॉरेन मेड गुड्स बेचने हैं आपको बेचो, आप बेचो, ठीक है, आपको टाइटल्स देने हैं दो, ठीक है, मतलब टाइटल्स कैसा रहे हिंद ऐसे आपको टाइटल्स देने हैं, आप टाइटल दे सकते हो। ठीक है, आपको स्कूल चलाना है चलाओ, हॉस्पिटल चलाना है चलाओ, लॉयर बनाना है, कोर्ट रन करना है करो, बट वी विल नॉट कॉपरेट यू। तो हम नहीं जाएंगे भाई कोर्ट में, आपको जो करना है कर लो। आप स्कूल में टीचर्स हायर करो पढ़ाओ, हम पढ़ने नहीं आएंगे, बात खत्म। ठीक है, आपको सामान बेचना है आप बेचो, हम खरीदेंगे ही नहीं। सो दैट इज नॉन कॉपरेशन। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सो आपकी मम्मी एक और चीज बोलेंगी कि यू आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग अ क्रिसमस ट्री इन दिस होम। आपको घर में क्रिसमस ट्री लाना ही नहीं। ठीक है, सो दैट इज सिंपली टू डिसओबे। ठीक है, मतलब आप मम्मी से डिसओबे कर सकते हो, मम्मी तो बड़ी हो क्या ही डिसओबे करेंगी, बट एग्जाम्पल देने के लिए मैंने आपको समझा दिया कि मम्मी ने आपको डिसओबे कर दिया कि आप क्रिसमस ट्री नहीं लाओगे। सेम यहां इंडियंस ने भी किया
क्या बोला कि अब हम सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करने वाले हैं फ्रॉम आफ्टर 11th ऑफ मार्च, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे डिमांड को। और इसमें हम क्या करेंगे, वी विल नॉट लेट यू डू एनीथिंग। मतलब आपको फॉरेस्ट लॉज बनाने हैं, हम उसको तोड़ देंगे, हम फॉरेस्ट में जाएंगे सामान लेने। ठीक है, ठीक। इसके अलावा सिविल डिसोबीडियंस और क्या था कि आपने बोला है सॉल्ट नहीं मैन्युफैक्चर करना, सॉल्ट पे टैक्स लगाएंगे, हम खुद का सॉल्ट बना के खाएंगे। ठीक है, आपने मना किया फिर भी हम बनाएंगे। सो दैट इज डिसोबे करना। आपने बात को डिसोबे कर दिया। आपने जो बोला नॉन कॉपरेशन तो है ही, इसके अलावा लॉज भी ब्रेक करने वाले हैं हम। तो आप जो भी लॉज बनाओगे हमें पसंद नहीं आएगा, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक। सो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है। सो फ्रॉम 12th ऑफ मार्च गांधी जी ने एक वो क्या बोलते हैं हम, मार्च स्टार्ट किया, मतलब पैदल बहुत दूर चलना, और दांडी तक गए। सॉल्ट प्रिपेयर किया ऑन 6th ऑफ अप्रैल, और वहीं से सॉल्ट मार्च की स्टार्टिंग हुई। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है इट वाज फॉलोड बाय द सॉल्ट मार्च। बट सिविल डिसोबीडियंस को हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। राइट, क्या क्या चीजें की थी वो सब हम लास्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 2 क्या था, सॉरी, द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या था, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, हाउ डिड द पीपल पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एंड व्हाट वाज द पूना पैक्ट, व्हाट वाज द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो ये जो सारे टॉपिक्स हैं दोस्तों वो हम करेंगे इन द लास्ट सेशन डिस्कस, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मुझे पता है कि प्रीमियर वीडियो जो है वो इतनी देर लोग देखना पसंद नहीं करते। ठीक है। So guys, that is it from this session, and again I am telling you, whatever the doubts you are having in your mind related to this topic, please you can ask me on the telegram also. I am giving you my telegram id, so it's @SANSKARUC। ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं भाई कुछ और चीजें हमें करनी है, ठीक है, कुछ बहुत ही ज्यादा डाउट आ रहे हैं, अभी इंस्टेंटली डाउट आ रहे हैं, इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए, तो प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पोस्ट कर दो, मैं सबको इंडिविजुअली रिप्लाई कर दूंगा, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है। और कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से आई एम नॉट एबल टू कम इन द लाइव सेशन, क्योंकि आपको भी प्रॉब्लम होती है, मुझे भी प्रॉब्लम होती है, हम दोनों का टाइम बर्बाद होता है। ठीक है, तो इससे बेटर है कि दिस प्रीमियर वीडियो विल, ठीक, एंड विल कम अप विद द नेशनलिज्म इन इंडिया इन द नेक्स्ट सेशन। फिर हम एक मेंटी भी लाने की कोशिश करेंगे आपके लिए, अगर सब सही रहा लाइव के अंदर। राइट, सो एक मेंटी क्विज होगा एंड देन वील चेक योर प्रोग्रेस। सो गाइज दैट इज इट फ्रॉम दिस सेशन। प्लीज रीड दिस टॉपिक फ्रॉम योर बुक। आई एम आस्किंग अगेन एंड अगेन, और मैं प्लीज शब्द का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप एकदम एनटीएससी क्रैक करके बताओ कि सर मैं तो एनटीएससी स्टेज 2 क्वालिफायर हूँ। ठीक है, तो इसलिए प्लीज इसको पढ़ लेना अच्छे से, बोर्ड्स में भी बहुत हेल्प करेगा आपका। तो चैप्टर से आप बुक से जरूर पढ़ो, and we'll meet again in the next session guys, right? So ठीक है, and I hope you are doing absolutely fine, you are absolutely safe at your place, तो वो भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो घर पे रहो, सेफ रहो, पढ़ाई करो, एग्जाम जब होगा हम, ठीक है। So thank you very much guys, take care and bye bye।